सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अभी हाल ही में देखोगे तो टाटा टेक्नोलॉजीज मल्टीपल न्यूज़ की वजह से आपको फोकस में रहती हुई दिखी है, जिसमें कुछ न्यूज़ जो है वो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी बड़ी है और कुछ न्यूज़ शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो चलिए एक एक करके सभी न्यूज़ की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम पहले न्यूज़ की बात करें तो वो कंपनी के शेयर होल्डर के लिए रहेगी, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट में चेंजेस की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। कंपनी ने एक न्यू CFO अपॉइंट किया है और उसका नाम क्या है भाई? तो नाम है दोस्तों उत्तम गुजराती। CFO के तौर पर भी ये कंपनी में काम करने वाले हैं, उसके अलावा KMP के तौर पर भी ये कंपनी में काम करेंगे। इसका जो इफेक्टिव डेट है वो हमें 31 दिसंबर 2025 से देखने को मिलेगा। और ये किसके रिप्लेसमेंट में है तो उसका नाम आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिल जाएगा। सविता बालचंद्रन ये कंपनी के CFO थे, अब उसको ये रिप्लेस कर उत्तम गुजराती को ले आए हैं। तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, एज ए शेयर होल्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई क्योंकि मैनेजमेंट के चेंजेस से रिलेटेड है। अब कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसकी बात करते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा जिसमें ये मेंशन किया गया है कि टाटा टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट किया गया है एज ए स्ट्रेटेजिक सप्लायर के तौर पर। और ये किसने सेलेक्ट किया है भाई? तो ये सेलेक्ट किया है वोल्वो कार्स ने। वोल्वो कोई छोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है और उसने एज ए स्ट्रेटेजिक सप्लायर के तौर पर टाटा टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट किया है। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि दो बड़ी कंपनी का जब पार्टनरशिप होता है किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए तो दोनों के लिए फ़ायदे का सौदा ही रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है टाटा टेक्नोलॉजी भी कोई छोटी कंपनी नहीं है, वोल्वो भी कोई छोटी कंपनी नहीं है। ये एक विन विन सिचुएशन हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ की बात कर लेते हैं जो कि एक्विजिशन से रिलेटेड हमें देखने को मिला था। टाटा टेक्नोलॉजी ने कंप्लीट किया है 75 मिलियन यूरोस देकर एक एक्विजिशंस को, जिसका शेड्यूल कंपनी ने दे रखा था, बट शेड्यूल से पहले ही कंपनी ने इस एक्विजिशंस को कंप्लीट किया है। नाम है दोस्तों कंपनी का एस्टेक और इसी को कंपनी ने एक्वायर किया है। अब इस कंपनी के बारे में थोड़े से अगर हम डिटेल में बात करें तो फिलहाल ये कंपनी का रेवेन्यू जो हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट ठीक है मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग हमें 32 से 35 मिलियन डॉलर के आसपास देखने को मिलती है, 32 से 35 मिलियन यूरोस के आसपास देखने को मिलती है। और इसको कंपनी ने 75 मिलियन यूरोस देकर एक्वायर किया है। और ये कंपनी के जो टॉप लाइन है यानी कि रेवेन्यू उसमें 7 से 8% का कॉन्ट्रीब्यूशन प्ले करता हुआ दिखेगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो बेशक बिजनेस से रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ के लिए एक काफ़ी बड़ी मूव हम बोल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अब दोस्तों अगर हम इरेडा की बात करें तो हाल ही में इरेडा से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। न्यूज़ ये था कि इरेडा जो है वो फिलहाल प्लान कर रही है। प्लान किस चीज़ को लेकर? प्लान कर रही है एक फंड रेस को लेकर QIP के ज़रिए। और ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, ये एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट CNBC TV 18 ने पब्लिश किया था और उनके रिपोर्ट मैक्सिमम टाइम सच होते हुए नज़र आते हैं। इस वजह से इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो। 3000 करोड़ तक का जो फंड रेज वो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए करेंगे। पिछले 3 से 5 सालों में कंपनी ने काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। पिछले 1 साल में कंपनी के रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ कम देखने को मिला है, क्योंकि गेंसोल इंजीनियरिंग
जो बैंकक्रप्ट फाइल की है उस वजह से कंपनी के एसेट क्वालिटीज़ आपको डैमेज होते हुए देखने को मिले थे। बट आने वाले कल में इसमें डेफिनेटली सुधार आपको होती हुई देखने को मिलेगी। बट अभी जो चीज़ें कंपनी सुनाई है फंड रेज की, ये कंपनी फंड रेज इसलिए करना चाहती है क्योंकि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी के मार्केट की बात करें तो वो मार्केट काफ़ी रैपिडली आपको ग्रो होता हुआ दिख रहा है। और ये कोई CDSL या फिर एनएसटी टाइप की कंपनी नहीं है कि इसके अलावा और कोई कंपनी आपको देखने को मिलेगी नहीं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। ये रिन्यूएबल सेक्टर में फाइनेंसिंग के तौर पर काम करती है, ठीक है। और फाइनेंसिंग बैंक्स भी कर सकती है, NBFCs भी कर सकती है, और भी कई सारी नई कंपनीज भी आपको डेवलप होती हुई दिखेगी इस पर्टिकुलर मार्केट में। तो इसमें आपके पास जितना ज़्यादा पैसा रहेगा उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे। और अभी के टाइम पे अगर देखोगे इस मार्केट का साइज़ के बारे में, डेटा जो यहाँ पर मेंशन है 2024 तक का वो $24 बिलियन का है। बट एक्सपेक्टेशन है कि ये जो मार्केट है 2033 तक $52 बिलियन तक जाएगा, यानी कि 8.1% CAGR से ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये रिन्यूएबल एनर्जी के फाइनेंसिंग की मार्केट की बात हो रही है। अब इसमें जो कंपनी के पास जितना ज़्यादा कैश होगा, जितना ज़्यादा कंपनी लोन डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी, जितना हेल्दी लोन बुक कंपनी का होगा, वो कंपनी इस मार्केट में अच्छा पकड़ बना कर रखेगी। अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर के बारे में तो लोन के बेसिस पे ही तो ग्रोथ मिलता है, ठीक है। तो इसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक बड़ी बैंक क्यों है? क्योंकि इनके लोन बुक अगर देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। वैसे रिन्यूएबल एनर्जी की जो फाइनेंसिंग मार्केट है इसमें भी इरेडा जैसी कंपनीज अगर पकड़ बनाती है तो वो पकड़ कैसे बनाएगी? ऑब्वियस सी बात है, लोन डिस्ट्रीब्यूट करके, फाइनेंस कर कर। तो जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कंपनी करेगी उतना ज़्यादा कंपनी का प्रेजेंस स्ट्रांग होगा। और इसके लिए कंपनी के पास अच्छे खासे कैश तो होने चाहिए। और अभी के टाइम पे कंपनी के रिजर्व्स अगर देखोगे तो 10,000 करोड़ के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। और कंपनी के जो कैश इक्विवेलेंट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं 972 करोड़, और लोन एंड एडवांस 82,623 करोड़ हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इरेडा से रिलेटेड। सो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, VBL को डिस्कस करते हैं। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। जितनी भी मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको देखने को मिलती है वो सभी चीज़ें आपको वहाँ पर अपडेटेड रहता हुआ देखने को मिलेगा। भले कुछ चीज़ें आपको वीडियो के थ्रू ना मिले बट वो चीज़ें आपको वहाँ पर अपडेट होती हुई दिख जाती है। काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर कर अपडेट किया जाता है, जिससे मार्केट में होने वाला जो आपको प्रॉब्लम है उसको भी आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो बात करते हैं दोस्तों VBL को, VBL के बारे में डिस्कस करते हैं। सो अगर हम VBL की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में अच्छी खासी गिरावट दिखी है VBL में। 27.1% ये 52 वीक हाई से नीचे है। पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है। और अगर हम बात करें पिछले 5 साल के कंपनी के वैल्यूएशन के चार्ट के बारे में तो अभी कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो पिछले 5 साल के लोएस्ट लेवल के आसपास है। यानी कि इस वैल्यूएशन को कंपनी अगर सस्टेन करती है तो बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं होगी। और इस वैल्यूएशन को अगर कंपनी तोड़कर नीचे जाती है तो वो एक हैरानी वाली बात होगी। और वो तब हो सकता है जब कंपनी के आने वाले नंबर्स हमें शॉक करता हुआ नजर आ जाए। अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर के बारे में तो कंपनी के रेवेन्यू हमें सिंगल डिजिट से ग्रो करते हुए नजर आए थे। उससे पहले वाले क्वार्टर में ग्रोथ रेट तो देखने को मिला ही नहीं था, ठीक है। अब आने वाले कल में भी ये चीज़ें रिपीट होंगी और इसका इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिट में भी देखने को मिलता है। तो EPS डैमेज होगा, और EPS अगर डैमेज होगा तो फिर हो सकता है कि ये वैल्यूएशन आपको सस्टेन होता हुआ देखने को ना मिले। और इस चीज़ को काउंटर करने के लिए कंपनी फिलहाल अपने मार्केट से बाहर आपको निकलती हुई दिखी है। इसके लिए कंपनी ने कार्लसबर्ग के साथ एक पार्टनरशिप किया था एक्सपेंशन के लिए बियर मार्केट में। और ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी न्यूज़ बन गई थी VBL के लिए, क्योंकि इस न्यूज़ के बाद VBL की परफॉर्मेंस मार्केट ने अच्छा दिखाया था। साथ में दोस्तों एक और चीज़ है, VBL की बात करें तो ग्लोबली इसका प्रेजेंस हमें स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है आने वाले कल में, क्योंकि VBL ने भी रिसेंटली केन्या में एक सब्सिडरी का सेटअप किया है और अफ्रीकन मार्केट में अपने जो ऑपरेशंस हैं उसको एक्सपैंड करने का भी फैसला किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया से जो कंपनी को फ्लैट ग्रोथ मिल रही है उसको कंपनी काउंटर कर कर इंटरनेशनल मार्केट से डबल डिजिट से ज़्यादा का ग्रोथ टारगेट कर रही है, ताकि इंडिया से अगर फ्लैट ग्रोथ मिल भी रही है तो भी इसको कंपनी अपनी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में कन्वर्ट होने ना दे, क्योंकि इंडिया से आने वाला रेवेन्यू कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा है और वहाँ से कंपनी को प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका बैकअप तो कंपनी के पास होना चाहिए। इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा कंपनी ध्यान दे रही है इंडिया के कंपैरिजन में। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों को ज़रूर आप नोट कर सकते हैं। यही सारी चीज़ों की वजह से कंपनी फ्यूचर में अपने अर्निंग्स को इम्प्रूव कर सकती है या फिर उसको रिकवर कर सकते हैं पहले जैसे। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड।
लिस्टिंग के बाद कंपनी ने दोस्तों पहली बार स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था 1:5 के रेशो में। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।